नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। सियासी दलों के नुमाइंदे लोगों के बीच पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। आवाम किस पर भरोसा करती है और कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये तो नतीजे बताएंगे। जनता की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को देता है, सोनिया गांधी के दामाद को देता है, जनता की जमीनें छीन छीन के डीएलएफ को देता है। बिचौलिया बना पड़ा है, दलाल बना पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर बना पड़ा है हरियाणा का मुख्यमंत्री। वोट लेके आपसे जाता है, लेकिन फिर वोट लेने के बाद आपकी जमीनें छीन के रॉबर्ट वाड्रा को और मुकेश अंबानी को देता है। बता रहे हैं, कल मैं इंटरनेट पे देख रहा था और मैंने कई लोगों से बातचीत करी तो बताते हैं 8,000 एकड़ जमीन, उस पे भी आ रहा हूं मैं, 8,000 एकड़ जमीन लेके उसने रिलायंस को दे दी 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। किसानों को 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से दिए और आगे रिलायंस ने पता चला 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से आगे जमीन बेच दी। रोहतक में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस पर किसानों और जनता की जमीन छीनकर अंबानी और वाड्रा को देने का आरोप लगा रहे थे, तो दूसरे ही दिन गन्नौर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के बीच सियासत में उनकी भागीदारी बढ़ाने का वादा कर रहे थे। कहा कि भाई कैबिनेट में किसान नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि टिकट जब बंटते हैं तो किसान नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो हमारी प्रोसेसेस है, टिकट चुनने का जो सिस्टम है, पार्टी के जो पोजीशंस है उसके चुनने का जो सिस्टम है, उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं। सीधी बात। और जब तक हमने इस बात को नहीं बदला तब तक हम ऐसे भाषण कर सकते हैं और ऐसी मतलब मीटिंग्स कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में आपकी आवाज आ सकती है, मगर मैं अब 10 साल से राजनीति में हूं। आवाज डालने के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है, और जब तक आपको हमने मेन डिसीजन में नहीं डाला, टिकट के डिसीजन में नहीं डाला, तब तक आपके हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। टिकट चुनते हैं, सही बात है। हुड्डा जी सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, मगर ऐसा दिन आना चाहिए, अशोक भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा दिन आना चाहिए जब किसान चुने, मजदूर चुने, और जो एमपी साहब बैठे इनको लगे कि भैया मैंने काम नहीं किया तो कहीं से दबाव तो पड़े। ये कितने सालों बाद होगा? ये मैं 5-7 साल में कर दूंगा। उधर बीजेपी राहुल गांधी की किसान संसद को ही ढोंग बता रही थी। किसानों के साथ बहुत जुल्म किया, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस प्रकार की किसान संसद ये निरा ढोंग है, प्रपंच है, और जनता इनको सबक सिखाने वाली। रोहतक रैली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी समेत इनेलो पर भी निशाना साधा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत दो तो भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। चौधरी देवीलाल के लड़कों ने भी, देखना भाई बुरा मत मानना, यहाँ पे कई बैठे होंगे हो सकता है, उन्होंने भी गुंडागर्दी और लूटने के सिवा कुछ नहीं करा हरियाणा के अंदर। कांग्रेस वालों ने लूटने के सिवा, गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ नहीं करा, भाजपा वालों ने, इनेलो वालों ने। इसलिए दोस्तों, हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस बार इन पार्टियों का राज खत्म करना है और इस बार आम आदमी राज करेगा। इस बार आम आदमी राज करेगा दोस्तों। दिल्ली में बीजेपी का विजय रथ रोकने और कांग्रेस को हाशिए पर लाने के बाद आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद हरियाणा से है, और जिस धमाकेदार अंदाज में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत रोहतक से आम आदमी पार्टी ने की है, उससे मौजूदा सियासी दलों की चुनौती बढ़ चुकी है। मौजूदा सियासी दलों की चुनौती कितनी बड़ी है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, पूर्व बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व कांग्रेस विधायक सतविंदर सिंह राणा हमारे साथ हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हितेश भी हैं, और कुछ वक्त में हमारे साथ इनेलो से भी उनकी नेता जुड़ जाएंगी। सबसे पहले सतविंदर जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा निशाना आपकी सरकार पर साधा है, प्रॉपर्टी डीलर होने का आरोप लगाया है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी का जो जिस तरह से दिल्ली के अंदर
उन्होंने लोगों को गुमराह करके, जैसे आप ये बता रहे हैं कि जो रैली, जो इतनी बड़ी रैली हुई है, इतनी तो हमारे ब्लॉक लेवल पे रैली हो जाती, इतनी बड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी का जो सफ़ेद झूठ सबको पता है, जिस तरह से वो झूठ बोलने में माहिर हैं और जिस तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने लोगों के, क्योंकि आज वो मुख्यमंत्री कुर्सी क्यों छोड़ी, 49 दिन के अंदर उन्होंने जिस तरह से लोगों से झूठे वादे करके सत्ता तो ली। पर वो ये दावा, आपको पता है सतविंदर जी, वो ये दावा कर रहे हैं कि 1.5 महीने में जितना काम हमने किया कोई और करके दिखा दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज बताइए कौन सा काम 1.5 महीने में उसने कर दिया। आज जो है बिजली के जो बिलों की बात कर रहे थे, आज उनके ऊपर जो है बल्कि सरचार्ज तो उसके सामने लग गए थे, और उसके बाद रेट बढ़ गए थे बिजली के। और जो पानी की बात करते थे 700 लीटर जो है, उस 700 लीटर में जो है कितने आदमी को 700 लीटर की पानी की बात थी, सफ़ेद झूठ। ऑटो वाले आज रोते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ जितना बड़ा धोखा केजरीवाल ने किया, ये भी दावा करे कि दिल्ली में भ्रष्टाचार उनके वक्त में कम हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप आज बता तो दीजिए। आज जो है उनके अपने नेता, उनकी संपादक जो है मधु भादुड़ी जी, जिन्होंने ये कहा है कि भी केजरीवाल जो है महिलाओं का आदर नहीं करते, वो जो है झूठ बोलते हैं। उनके एक बिन्नी जी ने सारी पोल ही खोल दी। नितेश जी आप जवाब देना तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है इनका केजरीवाल जी का खेल खत्म हो चुका है, और ये लोग इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, तो टिकटाले फिर रहे बेचारे जो उनसे लैलू के लोग इकट्ठे कर दिए। इसमें इस पे मेरे दोस्त ने, काबिल दोस्त ने जो बातें कही हैं, उससे मेरे को थोड़ी सी इस पे हंसी आ रही है, इस बात पे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब कानून की बात करते हैं, तो सारी बातों में इनका स्टैंड होता है या जो एक काम करते हैं वो यही होता है कि माइक तोड़ दिए, कहीं पे मिर्ची डाल दी। बेसिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस की 9 साल की अगर सरकार सेंटर पे देखी जाए तो सिवाय स्कैम्स के, और सबसे बड़ी बात जो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं या आम आदमी की बात करते हैं, तो इनका एक प्राइम मिनिस्टर वो रहा है जो कि आम आदमी ने चुना ही नहीं। उसने इस कंट्री को सीईओ की तरह, एक मैनेजर की तरह रन किया है। कनेक्शन जो है आम आदमी के साथ वो इनका ख़त्म हो गया। जहाँ तक रैली की बात है तो मैं कहूँगा कि मैं वहाँ था तो मैंने आज तक कोई ऐसी रैली नहीं देखी कि जो, देखिए जब मंत्री तो कि ब्लॉक लेवल पर हम इतने लोग जुटा लेते हैं, जब मंत्री होता है, हमने घुआना में की तो, रैली, तो जब मंत्री होते हैं, आरोप उस वक्त लगे थे कि बहुत जब मंत्री होते हैं तो हजारों लोग आ जाते हैं। जब मंत्रित्व से बाहर होते हैं तो कोई नहीं आता। लेकिन वहां पे बेस्ट पार्ट जो हमारा था वहां पे, वो आप इस बात को कदर करेंगे कि हर आदमी अपना खाना अपने साथ लेके आया था, अपने पैसे खर्च करके गया था और वॉलंटरी था। हमने किसी की बसों पे ड्यूटी नहीं लगाई। आरोप आप दोनों ही दलों पर हैं, जहां भीड़ जुटाने की एक तो बात आरोप लगते हैं, और हमने लोगों सरकारी लोगों को खाने के लिए जो हलवा पूरी दी जाती है उस पर। पहले तो मैं जो वो स्पीच दे रहे थे कि 22 लाख में जमीनें ली हैं एनसीआर में, गुड़गांव में, और उसमें जो जमीनें जो गई थी वहां, उस समय भी जो है उस समय वहां पे 40 लाख रुपए एकड़ की बात थी, और जिसमें 33 साल तक उसको जो है 33 साल तक उसको उसका जो है उसके परिवार को वो हर मतलब उसमें रॉयल्टी मिलेगी यार, और नौकरी मिलेगी। ये बात पहले तो इतना बड़ा झूठ जो सरेआम बोल रहे हैं कि भी ऐसे किया है। आज वहाँ जो आप उनकी बातों का जवाब देने के लिए क्या करने वाले हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो किसान 2-2 लाख में जिसकी जमीन बिकती थी, जिनकी किसान की जमीन 3-3 लाख बिकती थी जो 2005 से पहले, उनको आज अगर रेट किसी ने दिया है किसान में तो वो हरियाणा सरकार ने दिया है। और उसके बाद ये आज जो अध्यादेश जो है भूमि गहन अधिग्रहण अध्यादेश किसने जाहिर किया? राहुल गांधी ने। तो ये बातें जो कहनी आसान है। अध्यादेश तब लाया गया जब जमीन बहुत ज्यादा जमीन पूरे देश में एक्वायर की जा चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है केजरीवाल जी का लोगों ने दिल्ली में तमाशा देख लिया। केजरीवाल जी हरियाणा में आपको कोई खतरा नहीं, हमें कोई खतरा नहीं इस बात का। हम ये कहना चाहते हैं कटारिया साहब बीजेपी पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, नरेंद्र मोदी पर बहुत आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसके हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कहाँ से पैसा आता है, प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की जो मूवमेंट हो रही है इस देश में, वो हम
10 करोड़ लोगों के घरों जाकर एक नोट कमल पर वोट हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ये भी कहा जा रहा था पहले कि आम आदमी पार्टी ने क्योंकि चंदा लोगों से मांगा तो आपने उसी तर्ज में लोगों के बीच जाने की कोशिश की। नंबर अनाउंस किया, एक मिनट का साथ के साथ वो भी। एक मिनट मेरी बात। जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की पोल दिल्ली में खुल गई और अब वो आ गए रोहतक में, और एक फेल आदमी आकर जो भी बातें उसने रोहतक के अंदर बोली हैं केजरीवाल जी ने, मैं ये कहूंगा कि उसने बीजेपी का एजेंडा चोरी किया है। मेरा ये आरोप है कि उसने बीजेपी का एजेंडा जो है चोरी किया है। आज वो बात करने लगे हैं सीएलयू की, आज वो बात करने लगे हैं भूमि घोटालों की। क्या केजरीवाल, एक मिनट, क्या केजरीवाल जी एक बार भी आकर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ध्यान में ये बात लाए? रतनलाल कटारिया हरियाणा के राज्यपाल को 10 बार मेमोरेंडम दे चुका है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भूमि के घोटाले हुए हैं, रतनलाल कटारिया सारे हिंदुस्तान की नजर में ये बात बार बार ला चुका है। आज ये राहुल जी भी वहां बोल रहे थे किसानों की बातें। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि जो आपने SCZ की पॉलिसी बनाई, चाइना की जो आज सारी अर्थव्यवस्था खड़ी है वो सारी SCZ के बल पर खड़ी है। इतनी कामयाब वहां पर SCZ हुई है कि चाइना ने सारी दुनिया को पछाड़ दिया है चाइना ने। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी ये SCZ का कॉन्सेप्ट फ्लॉप क्यों हुआ? हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आपने भूमि अधिकृत की, आपने वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को क्यों दे दी? आपने हरियाणा के किसान के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। इन सब बातों का जवाब आना चाहिए राहुल गांधी जी की तरफ से। और केजरीवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि ही यहाँ हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल केजरीवाल तो दिल्ली से ट्रक झूठ का लेके चलते हैं। एक ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस आकर चले जाओ। संजीव, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? जो रैली की उसमें भीड़ बताया जा रहा है जुटी है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है तमाम भीड़ जुटी है, हालांकि सियासी दल इसे कांग्रेस नकार रही है। नहीं, देखिए भीड़ पे आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो भीड़ तो देखिए राजनीतिक दलों में जो सत्ताधारी दल होता है या जो लंबे अरसे से जो कोई पार्टी राजनीति कर रही है तो भीड़ जुटाना उनके लिए आसान होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो अगर 25,000 और 20,000 की भीड़ जो मुझे वहाँ रोहतक में लोग बता रहे थे, लाख की भीड़ तो नहीं थी, लेकिन 25,000 30,000 की भीड़ भी एक नए राजनीतिक दल के लिए अच्छी भीड़ है और उसको मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। और जहाँ तक भीड़ में लगाए गए या उस रैली में जो लगाए गए आरोप थे उसमें मैं 2 बातें महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा। देखिए लैंड एक्विजिशन, रिलायंस, लैंड एक्विजिशन, CLU, ये सारे मुद्दे पिछले 5, 7, 8 सालों से उठ रहे हैं और सिर्फ हरियाणा का मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और गाजियाबाद के इलाके में जो लैंड एक्विजिशन को लेकर जो प्रॉब्लम आई थी मायावती की सरकार के टाइम में, गुजरात में भी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है। और ये हर स्टेट में राजनीतिक दलों ने कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर ये काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो मुद्दा तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन जो उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा अगर केजरीवाल ने उठाया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो केजरीवाल गाइडेड मिसाइल है जो मुद्दा उठाने के लिए उस पक्ष में, दूसरा ये कि वो मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आम जनता के हित में है। मैं दोनों पक्ष को देख रहा हूँ। जैसे रिलायंस के जो गैस को लेकर जो तमाम बातों को उठा रहे हैं, तो उसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि निश्चित रूप से रिलायंस जो पीछे से राजनीतिक रूप से कंट्रोल करता है, ये आरोप भी उनका सही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक जेब में राहुल गांधी, एक जेब में मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी। नहीं, नरेंद्र मोदी, देखिए जामनगर रिफाइनरी जब गुजरात में है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से तालमेल होना उचित है। जो रिलायंस का जो बैकबोन है वो जामनगर की रिफाइनरी है। बात है गैस की कि जो गैस का मुद्दा उठा रहे हैं वो जनता के हित में है, और वो मुद्दे पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो हो नहीं रहा होगा ना। लेकिन एक इसी के साथ एक और सवाल उठ रहा है कि रिलायंस सिर्फ भारत में एक प्लेयर नहीं है, रिलायंस अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है गैस और ईंधन के खेल में। तो विश्व स्तर पे कई गैस कंपनियों का आपसी कॉरपोरेट वार होता है। ये अफगानिस्तान में देखा गया था जब ऊना कोल और ब्रिदास तुर्कमेनिस्तान के लेकर जब गैस के लिए फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो पावर्स थे उनको एक दूसरे के खिलाफ वो यूज करते थे। ऊना कोल अमेरिका की वैसी कंपनी थी और ब्रिदास अर्जेंटीना की कंपनी थी, तो उसमें अलग अलग फोर्सेस को अलग अलग तरीके से वो फंडिंग करके यूज करते थे। अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जरूर है कि रिलायंस के कई कॉरपोरेट ग्रुप से दुश्मनी भी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यूएसए के हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों के हैं जो गैस और ईंधन के क्षेत्र में अलग अलग मुल्कों में टकरा रहे हैं। जैसे रिलायंस अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है, रिलायंस अफ्रीका में भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे इनका टकराव है। तो ये केजरीवाल पे एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि रिलायंस पे जो सवाल उठाया जा रहा है, क्या अगर वो आम जनता के हित में उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी बहुत बड़े कंपनी के गाइडेड मिसाइल हैं इस पूरे खेल में, तो ये देश हित में नहीं है। जहां तक अदानी की बात उन्होंने उठाई है, उचित बात है, नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस इस पर भी तो कोई जवाब, वो कह रहे हैं कि गैस के दामों का जो वादा किया गया था अब $4 4 से वो 8 होने वाली है, क्यों नहीं जवाब दी जा रही? मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे जयपाल रेड्डी को जिस तरीके से हटाया गया, मणिशंकर, देखिए अरविंद केजरीवाल की खासियत है, मुद्दे पुराने होते हैं। ये गैस का सारा मुद्दा सीपीएम और सीपीआई ने उठाया था, गुरदास गुप्ता ने और तपन सेन ने इसको उठाया था, लेकिन सीपीआई सीपीएम का उठाने का तरीका बहुत उचित नहीं था और जनता के बीच वो नहीं जा पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच पेश करना, इस कला में माहिर है। इसके तो आप दाद देनी पड़ेगी और तमाम राजनीतिक दलों को दाद देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की चुप्पी इसका है, नरेंद्र मोदी को पास अगर कोई जवाब होता है तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। अगर अदानी को लेकर कोई सवाल नरेंद्र मोदी से उठाया गया है तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। गैस को लेकर जवाब इसलिए भी देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के ही राज्य में रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में। लेकिन आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं हितेश की प्रतिक्रिया ले लूं। हितेश, जो संजीव कह रहे हैं कि मकसद क्या सिर्फ आम आदमी के हित में है या कुछ और मकसद है इस मुद्दे को उठाने का? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल साहब की बात है तो केजरीवाल अगर आप देखें, शुरू से देखें, अगर पांडे जी ने एक पॉइंट रखा है कि क्या वो गाइडेड मिसाइल है, तो ये एक बहुत ही मतलब अगर आप वैसे ही डाउट क्रिएट करने वाली बात है। अगर आप सारे मुद्दों पे उनका स्टैंड देखें तो उनका स्टैंड सारे मुद्दों पे एक आम आदमी की तरफ का है। और सबसे बड़ी बात जो है को इतनी बड़ी कंपनी जिससे किसी भी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है वो पंगा नहीं लेता। और आपने शायद सुना होगा कि 2 दिन पहले तक जो राजनीतिक पार्टियां थी, जब तक एफआईआर दर्ज करने की नहीं हुई थी बात, तब तक तो उन्होंने लोकपाल बिल पास करने के लिए और सरकार को रखने के पूरा मन बना रखा था। और जब इन्होंने रिलायंस पे इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई तभी इन्होंने मैं इसलिए कह रहा हूँ डाउट क्रिएट करना किसी बात पे, एक बात पे मान जाना, क्योंकि मैंने अंबानी पर केस किया इसलिए मुझे डाउट इसलिए क्रिएट हो रहा है। देखिए, साथ कांग्रेस बीजेपी नहीं, डाउट इसलिए क्रिएट हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जितनी भी एनजीओज हैं उनकी फंडिंग को लेकर गृह मंत्रालय लगातार उनसे जवाब मांग रहा है। आपके पैसे कहाँ से आए हैं? इनको एक नीदरलैंड की एक संस्था है हियोस, फोर्ड नहीं, एक हियोस संस्था है, इसके बारे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि दुनिया के उन तमाम मुल्कों में ये फंडिंग करता है जहाँ पे अनरेस्ट को क्रिएट करने के लिए हियोस की फंडिंग होती है। हियोस की फंडिंग के आरोप भी केजरीवाल पे हैं, फोर्ड फाउंडेशन के फंडिंग के भी आरोप केजरीवाल पे हैं। साथ में एक यूएसए की लड़की, यहूदी मूल की लड़की सिमरत ली 2010 में इनकी संस्था से आगे अगस्त में जुड़ी, 4 महीने तक उसने काम किया। ये जो पूरा का पूरा स्वराज की बात और जो पीपल्स पावर की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो रिपोर्ट वो सिमरत ली की रिपोर्ट है। और वो सिमरत ली उसके बाद ईरान में भी देखी गई, मिस्र में देखी गई, उससे पहले ईरान में थी, भारत आने पहले वहां पे भी अनरेस्ट हुआ। तो ये तमाम सवाल केजरीवाल से पब्लिक डोमेन में पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की तरफ से चूंकि इसका जवाब नहीं आ रहा है। ये जवाब जैसे अगर आप किसी को भ्रष्ट बता रहे हो, आपने 29 लीडरों को आपने भ्रष्ट कहा, आप उससे जवाब तो मांग रहे हो, लेकिन केजरीवाल से जब कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इन चीजों का भी तो आप जवाब दे दो। जैसे गृह मंत्रालय कह रहा है कि आपकी फंडिंग का खर्च बता दो आप, कि फोर्ड फाउंडेशन से जो आपको फंडिंग आई है आपने खर्च कहाँ किया, वो खर्च गृह मंत्रालय को देने को तैयार नहीं है। सब जुडिस मामला है, हाईकोर्ट ने लिस्ट मांगी है। देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं ये एक तरह से एलिगेशंस हैं, अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं, इनका कोई है। पर जो बहुत ही अच्छी बात है हमारी जो फंडिंग में, जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी है। आप ये देखोगे कि 20,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर अगर कोई भी हमारे पास वो डोनेशन आती है तो उसको थ्रू बैंक किया जाता है। मुझे एक भी राजनीतिक पार्टी दिखा दीजिए हिंदुस्तान में जो फंडिंग लेती है और उसको शरेआम घोषित करती है। ये अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं, ऐसा कुछ पांडे जी से नहीं, गृह मंत्रालय ने तो ऑन रिकॉर्ड हाईकोर्ट में ये बताया है। केजरीवाल हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे, केजरीवाल हमें बता नहीं रहे। उसके बारे में पब्लिक दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली आपकी तरफ। हमारी जो फाइनेंस है वो बहुत ही क्लीन है। जहां तक और पार्टियों की बात है, इन्होंने आज तक कोई भी बात पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है
कि क्या कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से हम अपनी डोनेशन गैदर कर रहे हैं या ले रहे हैं, क्या उस तरह की इन्होंने पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी रखी है? तो बता दे रहे डोनेशन कहां से आया। ठीक है, मैं एक प्रश्न केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि वो अभी कुरुक्षेत्र आए, हम पर तो बड़ा जमकर बरसे, बहुत जमकर बरसे, लेकिन जिस व्यक्ति ने 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, कैग ने अपनी रिपोर्ट दी, मैंने नहीं दी, कैग ने दी, वर्तमान सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की और मामला यहां तक गया कि जब वो मामला गंभीर बना तो प्रधानमंत्री के दफ्तर से फाइल जो है वो गुम हो गई कोलगेट की। लेकिन केजरीवाल जी ने कुरुक्षेत्र में एक जिक्र तक नहीं किया कोलगेट का। ये तो वो भ्रष्टाचार के प्रति उनका जो प्यार है वो देख रही है कि किस तरह से वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो अपना रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, आपका इशारा कांग्रेस के नेता की तरफ है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर तो उन्होंने निशाना जबरदस्त साधा ही। एक छोटी सी कोलगेट पर तो नहीं साधा जी, चलिए वो शायद क्या पता इस बार के एजेंडे में रह गया। नितेश जी यहाँ है, नोट कर लेंगे। सीमा चौधरी हमारे साथ है इनेलो की से। सीमा जी, इनेलो पर भी निशाना साधा अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल था जब इनेलो का शासन था, और वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े ताकि वो भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन दे सके। देखिए, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, सन 2000 में जब हमारी इंटरनेशनल लोकदल की सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था। उसके मुताबिक अगर आज आप देखिए दिल्ली में इतने महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। आज पंचकुला शहर जैसे में अगर महिलाएं सुबह सैर करने या शाम को जाती है तो कोई भी मोटरसाइकिल वाला उनकी चेन झपट कर ले जाता है। महिलाएं बिल्कुल, आज अगर इलाके की बात करो तो लोगों ने अपनी लड़कियों को घर बिठाना शुरू कर दिया कि तुम बसों में जाकर अपनी +1 +2 की पढ़ाई बाहर नहीं करोगे। आप ये देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। और जब हमारी इंटरनेशनल लोकदल की सरकार थी, उन्होंने देवीलाल जी की तारीफ जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो उनके बेटे हैं आगे वो जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ये गलत, इस बात की मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जैसे ताऊ देवीलाल जी के जो जनता के साथ सीधा संपर्क था और वो जाके चौपालों में बैठा करते, उसी स्तर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार मुहिम शुरू करी और वो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान ना देकर 9 साल हो गए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते हुए भी मुझे नहीं लगता, मैं पंचकुला अपने ज़िले की अगर बात करूं तो किसी ने भी अगर तो हूटर वाली गाड़ी अगर निकल जाए तो शायद लोग समझ जाएं कि मुख्यमंत्री हमारे बीच में। अगर आम इंसान की अगर वो तरह अगर मुख्यमंत्री जी वहाँ खड़े होंगे तो लोग उसको उनको पहचाने भी नहीं। ये बात ये दावे से कहती हूं। आप जवाब देना चाहेंगे? बात ये है कि सीमा जी जो बात कह रही हैं कि ये सबको पता है, केजरीवाल जी जो बात कह रहे थे कि उस समय और आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर आज हरियाणा में जो है जिस तरह से पहले हुआ करते थे, डकैतियाँ, कब्जे, वो आज वो वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीमा जी को ये पता है कि भी उनके 5-4 फंक्शन भी हुए हैं सीएम साहब के, और पंचकूला तो मेरे ख्याल वो 10 दिन बाद, 15 दिन, महीने बाद जाते रहते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है, आज चाहे वो केजरीवाल है चाहे कोई दूसरी पार्टियां हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को एक ही पूछ लो भी तुमने 4.5 साल में 5 साल में क्या किया, नोगा जी हमारी तो मोदी की लहर है। एक आदमी को ताकत देना चाहते हैं। आज राहुल गांधी गन्नौर में आए, 1500 करोड़ रुपए की मंडी का उन्होंने उद्घाटन किया और देश के सारे देश के 400 किसान बुलाए गए। सतविंदर जी, किसानों के बीच में आके केजरीवाल ये कह रहे हैं कि किसानों की जमीन मतलब कम दामों में लेकर आगे दे दी गई और करोड़ों में बेच दी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भी मेरा आपको जो सवाल है सतविंदर जी, मेरा सवाल ये है कि गन्नौर में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो भागीदारता की बात कर रहे थे कि सियासत में किसानों की भागीदारता नहीं है और वो बढ़े। क्या अब वक्त, क्योंकि चुनाव सर पर है इसलिए ये सब याद आ रहा है? आज मैं खुद कह रहा हूँ आज जो है वो जो कांग्रेस पार्टी है वो एक को ताकत नहीं दे रही, वो खुद जनता को ताकत देना के लिए राहुल गांधी जो है आज किसान संसद की है, उन्होंने
महिला संसद में उन्होंने अपने बुलाई थी। इसी तरह से बैकवर्ड और पिछड़ा नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज पूरे 9 साल हो गए हैं। देखिए आज 9 साल हो गए पूरे सरकार। 9 साल में जो विकास हुआ है ये तो अब आने वाला टाइम बता देगा। विकास तो ऐसा हुआ है कि जो इनकी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। उसके बाद इन्होंने जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, खेमका जैसे, चतुर्वेदी जैसे, इन्होंने उन पे FIR लॉन्च कराए हैं। इतने ये ऑनेस्ट हैं और इतने सच्चे हैं। सवाल आप पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने कहा है कि गैस के मामले में जो वो सवाल उठा रहे क्यों नहीं जवाब देती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले इस बात का खुलासा कर चुकी है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में साफ नीति अपनाई जाए तो ये जो आज पेट्रोल के, गैस के दाम इतने हाई हो गए हैं, ये बहुत कम। मैंने पत्र लिखकर पूछा है राहुल गांधी को भी और नरेंद्र मोदी की, क्या अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या नरेंद्र मोदी गैस के दाम $8 कर देंगे या ये $4 रहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पहले हमारी सरकार आई, मैं खुद सांसद था। अभी इसका जवाब क्यों नहीं बीजेपी जवाब तो आप लेते हैं? जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी भागीदारी है उसमें। जवाब तो लिया करो आप। पहले आपने प्रश्न किया है। मैं सांसद था, मुझे 75 कूपन मिले पहली बार 3 महीने के लिए कि जो मैं गैस का कनेक्शन देना है। तो मैंने जनता को सिर्फ मैं एक बार ही मैंने 75 कूपन यूज किए, क्योंकि मैं खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला। मैंने खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये बात कही है कि 20 लाख महिलाएं हिंदुस्तान के अंदर जो चूल्हे की जो धुआं होता है उसके कारण दमे की शिकार हो जाती हैं, टीबी की शिकार हो जाती हैं। ये गैस का सिलेंडर उनके लिए क्यों नहीं? अभी की मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस प्रकार से वाजपेयी जी के समय में ये सिलेंडर गलियों में रुलता फिरा, हम इसको कम कीमत के ऊपर देंगे। नीति क्या होगी? नीति बनाएंगे। सवाल ये है कि हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं, हम वो डॉलर में पैसे क्यों दें? अभी एक बात बार बार आई है कि एक जेब में राहुल है और एक में मोदी है। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि इस संसार के अंदर कोई ऐसी जेब नहीं बनी जिस जेब के अंदर भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी को कोई डाल सके। वो आज इस संसार का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, जिसको जो भारत को ग्रोथ रेट को 14% पर ले जाएगा। वो इस प्रकार का व्यक्तित्व है। कैसे वो अभी सामने नहीं? हम करेंगे ना, आने तो दो। बात पे कोई जवाब नहीं आया। जादू की छड़ी आ जाएगी। उस बात पे जवाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस फंडिंग की बात करते हैं आप मेरे से पूछ रही हैं, राहुल ने स्वामीनाथन पे क्यों नहीं बोला? राहुल ने आज किसान पंचायत में जो है किसानों की आत्महत्याओं के बारे में क्यों नहीं बोला? बीज के बारे में क्यों नहीं बोला? फर्टिलाइजर के बारे में क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? किसानों को पावर देंगे, किसानों को ये देंगे। मेरी बात तो सुन लो। और किसानों की याद अब 9 साल बाद आ गई उनको। 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। लागू करेंगे, एक शब्द नहीं बोले। मैंने ये कहा है कि आज वो आए इसीलिए थे, उन्होंने किसानों की बात सुनी है और उन्होंने ये कहा है कि जो हम आप पीछे नहीं कर पाए, जो चीजें बना रहे हैं 9 साल में जो नहीं कर पाए, 9 साल में कितना रह गया? अब सिर्फ 1-1.5 महीना वक्त रह हरियाणा गया के अंदर जो 9 साल के अंदर में कुछ नहीं कर पाए और हम अभी करेंगे। तेजी वाला मेरी बात सुन लीजिए। 9 साल के अंदर जो किसानों को रेट मिले हैं, जिस तरह से किसान के मतलब के पक्ष की जो बात है, किसान को जो है सारे देश का जो फिर किसान इतना विरोध जो विरोधी आदमी है आज चाहे भारतीय जनता आपकी पोल खुल चुकी है। ये तो देखिए आपकी पोल खुल चुकी है। एक मिनट सुन लिया पहले मेरी बात। और जो जिस युवराज की ये बात कर रहे हैं उसको 9 साल में एक भी जिम्मेदारी नहीं ली और आप कहते हैं कि हम किसानों का काम करेंगे। इतना बड़ा झूठ। राइट टू इन्फॉर्मेशन की ताकत किसने दी? सर आप नीतियां तो अपनी गिना रहे हैं। मैं आपको काम गिना रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं हो सकता। मैं आपको तो सारे काम बनता है, एक आम आदमी का हक बनता है कि सरकार चुनी हुई उनके लिए काम करे। सरकार ने किसान का जितना जो रेट 2005 में जो रेट थे गेहूं के और आज क्या रेट है, गन्ने का क्या रेट था, आज 301 में सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। फसलों पर भी बोला है। किसान को कोई चीज उसका प्याज महंगा दिखता है, टमाटर दिखता है तो महंगाई दिखती है। एक सवाल और उठाया है। आप यही बात करता हूँ, जो किसान का टमाटर, किसान का प्याज
जब किसान का आलू महंगा बिकता है हम 100 रुपए पे शुरू कर देते हैं। ये 100 रुपए प्याज पकवाते हैं, मैं ये नहीं ये 100 रुपए कहता टमाटर पकवाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उनको किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल रही। हाँ, बिल्कुल केजरीवाल जी का तो सफेद झूठ है। उनने तो भगवान को पता नहीं ऊपर जवाब देना कि नहीं देना, हमने तो देना है। हम तो ये बात कहना चाहते जो हैं फसलों का मूल्य मिल रहा है वो उनको तो तो आम सबके आदमी को सामने जवाब देना है और है, इन्होंने सबके नहीं सामने कहना। है। कि हमने कहा कि हमने किसान के पक्ष की हमेशा बात रखी। हमारी सरकार ने 9 साल के अंदर जितना किसान का किया है, हमने जो गोहाना के अंदर रैली की है उसमें हमने यहां तक किया कि जो किसान दुर्घटना हो जाए खेत के अंदर काम करते हुए या कोई मजदूर को, उसको 5 लाख का मुआवजा हमने दिया है। आज बिजली का हम 10 पैसे यूनिट, बिजली 10 पैसे यूनिट हम दे रहे हैं। आज जो है किसान को 10 पैसे यूनिट। आप अपनी नीतियां गिनाते हैं लेकिन विपक्ष भी आप देखिए, विपक्ष का काम है मतलब के उन्हें अच्छे काम क्या कारण है कि खेमका जैसे एक ऑनेस्ट अफसर पे इनकी सरकार ने एफआईआर लॉन्च की, उसका कारण बताइए क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसने रॉबर्ट वाड्रा पे उसकी लैंड डील्स और जो चीफ मिनिस्टर का उसमें था उसमें एक्शन लिया। 9 साल के अंदर किस क्या कारण है कि ऑनेस्ट अफसर पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं? बताइए क्या कारण है उसका? किस चीज का? खेमका जी पे एक ऑनेस्ट ऑफिसर पे एफआईआर लॉन्च करने का क्या कारण है बताइए? खेमका जी के पास क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और आपके चीफ मिनिस्टर की लैंड डील्स के खुलासा किया, नहीं एक्शन लिया। आप उसके ऊपर नहीं है, उसका डिपार्टमेंटल वो है, उसमें डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं चतुर्वेदी जी ऑनेस्ट ऑफिसर, उस पे बहुत आपने सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जवाब उसके आने बाकी हैं आप लोगों से। लेकिन सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से इनेलो को भी खतरा है? नहीं, बिल्कुल हमें तो आम पार्टी से बिल्कुल खतरा नहीं है जी, क्योंकि इनेलो की वोट एक स्तंभ की और कट्टर की तरह खड़ी है। क्योंकि इतने कठिन समय में भी आज इनेलो का वर्कर ना हिला है ना है, उल्टा कांग्रेस के जो मेन विधायक है वो भी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा, लेकिन आपके पास एक भी सीट नहीं है। अभी आप कैसे साबित कर सकते हैं? अभी आपके पास लोकसभा सीट नहीं है। अभी तो नहीं है, पर आने वाले अब लोकसभा चुनाव में आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? आप जबकि बीजेपी हचका तो है, चलो उसमें हम तो बिल्कुल दावा करते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। क्योंकि बिल्कुल आज इतना लोग इतना दुखी है। आज हम डोर टू डोर करें, लोगों के घर जा रहे हैं। मैं तो दावे से कहती हूँ कि लोग कांग्रेस से इतनी दुखी और परेशान हैं, और आम पार्टी का और किसी भी पार्टी का हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी उनकी भावनाएं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ी हुई है। ताऊ देवीलाल जी की नीतियाँ उनके मन में जुड़ी हुई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, बीजेपी पर आऊंगी, कितना दिल्ली में तो सरकार बनाने से आपको रोक दिया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, मैं ये कहूँ कि जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो सफलता अर्जित की, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो 3 साल तक लगातार एजिटेशन चली थी अन्ना हजारे जी की, बाबा रामदेव जी की, और वो जो मेरी बेटी जो निर्भया का केस हुआ था उसकी सहानुभूति केजरीवाल जी को मिली, क्योंकि वो एनजीओ के कार्य हाँ हमने भी उनको उस जो एजिटेशन थी वो उसमें हमने उनका साथ दिया था, क्योंकि सिविल सोसाइटी की एजिटेशन थी। लेकिन अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, आप पॉलिटिकल पार्टी बन गई और हमारे आमने सामने अब वो आ गए, अब वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति की बात करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर उनको मौका मिला, वो एक भी जनता दरबार फेस नहीं कर सका, और इतना कहते हैं बहुत लर्नड पर्सनैलिटी है। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति जनता को 2 मिनट के लिए भी फेस नहीं कर सका, और जिस व्यक्ति ने संविधान की हर इंस्टीट्यूशन के साथ पंगा लेने की कोशिश की, और जो बौखलाहट उनके अंदर आई, और अब तो धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, क्योंकि अंबानी पर केस किया, तो वो लोगों के यही कह रहे हैं क्योंकि अंबानी पर केस किया इसलिए ये दोनों हमारी सरकार नहीं चलने दी। धीरे धीरे जो पांडे जी ने जो बात कही है ना, धीरे धीरे ये एस्टेब्लिश होता जा रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत के अंदर कुछ विदेशी ताकतें जो अस्थिरता फैलाना चाहती हैं वो इनको फंडिंग कर रही हैं, तो कहीं यहाँ से ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केजरीवाल बात है कॉन्स्टिट्यूशन की और संविधान की, मैं इस बात पर आपका जवाब, विदेशी फंडिंग का बहुत बड़ा खतरा है। डेलीगेशन है, इसका कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, ये तो एक एलिगेशन है। और इनका मुद्दा ये है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो उसके बारे में बात कीजिए, जहाँ तक नहीं, जहाँ प्रूफ सारी अदालतें भरी पड़ी हैं। क्यों इनका मंत्री अंदर चले गए, क्यों जेल में चले गए, कोर्टों ने इनको
हैवली रेप्रीमांड किया है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दायर करने के लिए कहा है। इससे बड़ी बात क्या है? और जहां तक बात भाजपा की है तो बेलारी ब्रदर्स जो आजकल माइंड डॉन्स हैं, जिन्होंने सारा जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो सारे बाहर भेज दिए, चाइना को बेच दिए, और उसके साथ इन्होंने फिर जो है समीकरण बना लिया है। जहां तक आम आदमी के साथ लिंक की बात है तो मुझे एक भी चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जो आम आदमी के लिए सड़कों पे आ गया था और सड़क पे एक ठंडी रात को सोया हो। केजरीवाल जी का 470 जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो एलिगेशन था शीला दीक्षित के खिलाफ, वो उनके गले की हड्डी बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा माइक तोड़ना है, अगर वो संविधान की बात है तो दिल्ली को जमकर लूटा है। केजरीवाल जी आप कार्रवाई करिए, लेकिन वो डील जो अंदर हुई थी कांग्रेस के केजरीवाल जी की, इस रैली के जरिए हरियाणा में ये जो रोहतक रैली के जरिए कितना अरविंद केजरीवाल लोगों तक पहुंचने में सफल हो पाए हैं। संजीव, क्या समीकरण अब बनते आपको दिखाई दे? क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी वो करिश्मा दिखा पाएगी जो उसने दिल्ली में दिखाया है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आक्रामक दिखे अपने भाषणों में, उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा, ना बीजेपी को, ना इनेलो को। देखिए, अरविंद केजरीवाल के प्रभाव को आप इनकार नहीं कर सकते। अब ये है कि कितना उनका वोट परसेंटेज आता है, कितना उस सीट में तब्दील कर पाएगा तो टाइम बताएगा, लेकिन मैं आज तक मान के चलता हूँ आज भी कि हरियाणा में उनको वोट प्रतिशत आएगा, और मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि 10% से ऊपर वोट आ सकता है, और उनका इफेक्ट पंजाब तक भी देखने को मिल रहा है। और मैं कल नरेंद्र मोदी की रैली की आपने चर्चा नहीं करी, नरेंद्र मोदी की रैली कल जो जगरांव में हुई है वो मैं समझता हूँ कि एक फेल रैली है एक तरह से, और उसमें उम्मीद से कम भीड़ आई। जैसे दूसरे राज्यों में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी और 2 लाख 2.5 लाख लोगों की अच्छी भीड़ आ रही थी। आपको नजर आती है उसके पीछे? ये समझ में नहीं आया कि कल रैली में 50-60 हज़ार तो 5 लाख से ऊपर थे जी। नहीं 5 लाख से वो 5 लाख से ऊपर नहीं थे कटारिया जी। ठीक है, आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। 50 से 60 हज़ार के लोग करीब थे, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 50 से 60 हज़ार लोग, ये इंटेलिजेंस की खुद उनकी रिपोर्ट है पंजाब इंटेलिजेंस की, तो 50-60 हज़ार की जो भीड़ है वो एक सत्ताधारी दल के लिए बहुत अच्छी भीड़ में नहीं मानता। अब उसका कारण क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और लोगों में उस ढंग का उत्साह भी नहीं दिखा जाए जो उत्तर प्रदेश और बिहार की रैलियों में, नरेंद्र मोदी की रैलियों में दिखा गया है। तो एक बड़ा अजीब सा मैंने पंजाब में स्थिति देखी है। और पंजाब में एक तरफ से ये जो सर्वे आ रहे हैं, अब वो सर्वे इतने गलत भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सही नहीं होंगे तो बहुत गलत भी नहीं होते। 14% 13% वोट आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी मिल रहा है, हरियाणा में भी 16% वोट मिल रहा है जो सर्वे अभी तक जो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका अफेक्ट तो है। अब वो अफेक्ट सीट में कितना, जैसे बहुजन समाज पार्टी को भी 15% वोट हरियाणा में आया था पिछले लोकसभा चुनाव में 2009 में, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो अब ये है कि वो जो वोट परसेंटेज है वो किसको नुकसान कर देगा और किसका भला कर देगा। हो सकता है कि कटारिया साहब अभी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हों और कोई आम आदमी पार्टी इन्हीं का वोट काट दे बीच में। हुड्डा के गढ़ में आकर उन्होंने रैली की, दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। ये उनका रणनीतिक वो होता है। देखिए, वो उनका बड़ा अच्छा एक रणनीति होता है कि शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला खुद अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे। तो ये किसी भी एक कहावत होती है कि किसी इलाके में अगर आपने दादागिरी करनी है तो उस एरिया के सबसे बड़े बदमाश को कॉलर पकड़ दो आप, तो पूरा एरिया डरने लगता है कि अच्छा इससे बड़ा बदमाश आ गया। तो ये मतलब बदमाश का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि केजरीवाल बदमाश है या हुड्डा बदमाश है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक मनोवैज्ञानिक जो वारफेयर होता है, उस मनोवैज्ञानिक वारफेयर में हुड्डा के एरिया में अगर चौटाला होते तो वो मनोवैज्ञानिक संदेश लोगों तक देने में सफल रहे हैं। देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि संदेश सफल रहे हैं। आज केजरीवाल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हरियाणा में भी चिंता तो विषय भाजपा के लिए है, जो मान के चल रही है कि 6 सीट मेरी आ जाएगी। अगर 6 सीट आ जाएगी, और अभी दिल्ली तो में जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मान के चलती थी कि लोकसभा के हम 7 सीट जीतेंगे, लेकिन जब केजरीवाल ने वहां पे अपना असर दिखाया तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अभी हालत ठीक नहीं है। तो इस ढंग से आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत गारंटी में चल रही थी कि सीटें हम छीन लेंगे संजीव, हरियाणा में कांग्रेस यही कहती है कि विपक्ष नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इनेलो के नेता जेल में हैं और बीजेपी और हजका तो कोई इनके पास कोई खास जनाधार है नहीं। नहीं, मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो उनका भी एक तर्क सही है कांग्रेस का, क्योंकि एक बहुत मुख्य विपक्षी दल है वो तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है, और उनके दोनों जो प्रमुख नेता हैं जेल में हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कांग्रेस का अपर हैंड है कि विपक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है उसका नेता जेल है। लेकिन अब ये सोचना होगा कि क्या मुख्य विपक्षी दल के जो नेता के जो कैडर है वो क्या हरास है। अगर वो कैडर अभी भी हरास नहीं है, डरा नहीं हुआ है, उत्साह में, कभी कभी होता है कि जो कैडर होता है वो ज़्यादा तेजी से हो जाता है अगर उसका नेता जेल में हो तो। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो उनके कैडर के मनोबल में और थोड़ा सा
बढ़ोतरी हुई। ये तो कैडर की बात होगी, लेकिन जो आम जनता है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आम जनता में उनका एक वोट बैंक तो है ही ना। जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में 31-33 सीटें ली थी, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका जनाधार खत्म हो गया है, वोट बैंक तो उनके पास है। कैडर तो उनका अपना है, लेकिन जो और लोग जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाकर निश्चित रूप से देखिए जहां जहां उनका प्रभाव है वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आप उनको टोटली ऐसे नहीं कर सकते कि जेल में बंद है तो उनके कैडर जो है या उनका जो समर्थक वर्ग है टोटली खत्म है। वो कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक तो अपनी जान लगाएगा, क्योंकि उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। उससे पहले अगर कोई विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हो गया होता, उसमें अगर हार गए होते तब तो उनका मनोबल गिरता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी पहला चुनाव है तो उनका कैडर इतना नहीं समझिए कि इतना बहुत ही ज्यादा दबा हुआ काम करेगा, वो भी काम करेगा। और मुझे जहां तक पता है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से तैयार है उनसे गठबंधन करने के लिए, और 4 सीट उनको देने के लिए भी तैयार है इंडियन नेशनल लोकदल को। लेकिन सिर्फ अड़चन ये आ रही है कि जो इनके नेता है वो जेल में है, और चुनाव से पहले अगर उनकी जमानत हो जाएगी तो ये तय मान के चलिए कि इनका गठबंधन भी होगा। हो सकता है कि जमानत ना हो तब भी गठबंधन हो जाए, और क्योंकि येदियुरप्पा को लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल भ्रष्टाचार या कुछ इस तरह के मसले वो चुनाव में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उनको सीटें चाहिए। आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, लेकिन खुद परहेज नहीं कर रही। मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे दावणगेरे में रैली कर रहे थे तो येदियुरप्पा साथ में थे, भ्रष्टाचार में बहुत लंबे भाषण दे रहे थे। बिल्कुल, इस पर भी सवाल उठे थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मसला नहीं है, और भ्रष्टाचार देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, अरविंद केजरीवाल, सीटें कैसे, अब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द भी बहुत ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उस पर सफाई नहीं दे रहे। देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज है, उसके बावजूद आपको मेन है कि आपका समर्थक वर्ग, भ्रष्टाचार से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई है। अब उसका कारण हो सकता है भ्रष्टाचार भी हो, लेकिन ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच एक कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, और ये 2 सीट और 1 सीट जो कुलदीप बिश्नोई से लड़ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो ये है यानी कि जो महंगाई का आप कह रहे हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार नहीं। तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी भी उठा रही है हरियाणा में। हाँ, निश्चित, भ्रष्टाचार सेकेंडरी मुद्दा है। सबसे बड़ा आम आदमी का जो मुद्दा है, आम आदमी का, जैसे देखिए कोलगेट का अगर घोटाला हो गया, टेलीफोन का घोटाला हो गया, तो आम आदमी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा था जितना आलू टमाटर और प्याज के भाव आदमी को अफेक्ट कर रहे थे। जिससे आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी को सीधा अफेक्ट जो करता है वो असर पड़ता है। फाइनल कमेंट सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों को हरियाणा प्रदेश के अंदर जीतेगी, और ये जो केजरीवाल का जो गुब्बारा था, भाजपा गठबंधन आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं। भाजपा इलेक्शन में अंदर है, उसके साथ आपका गठजोड़ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वो भी लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन है, अभी तो हरियाणा की बात करें। हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 सीटों के ऊपर हमने पैनल बनाकर दे दिए हैं, 9 पे दिए हैं। जो हिसार सारे बीजेपी के नेता हैं। एक मिनट सुनिए आप, हमने हिसार के ऊपर पैनल नहीं बनाया। ठीक, 1 सीट हजका पार्टी को और देनी है। 1 मिनट सुनिए तो आप, जब पूरी बात क्लियर तो कर दूं। हाँ, 1 सीट हमें हजका को और देनी है। ठीक, सारी लिस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास चली गई है, और अगर जो भी सीट हजका को पार्लियामेंट्री बोर्ड देना चाहेगा, हम अपना पैनल वहां से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो आखिरी पावर जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हम केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। सतविंदर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस तो हरियाणा में कांग्रेस तो है ही नहीं सामने। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई विपक्ष नहीं है, सबको बसाखियों की जरूरत है, चाहे एनएलओ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, इन्हें 23 ले रखी थी पार्टी जो है, ये उसका हमारे पे कोई असर नहीं है। और जो है हमने यही बात इन्होंने दिल्ली में कही थी, और इनकी चीफ मिनिस्टर जो है 25,000 वोट से हारी थी, तब वो भी यही कह रही थी कि हमारे लिए ये आम आदमी पार्टी इसी बात से काफी उत्साहित है। वक्त खत्म हो रहा है सीमा जी, आगे बिल्ली आज को चली। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमने चर्चा सुनी, इससे यही साबित होता है कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा दल है जो विपक्ष के रूप में माना जा रहा है और रहेगा, और इसकी वोट बैंक जो है स्थिर है, वो किसी भी उसको कोई हिला नहीं सकता। हम अकेले भी 32 सीटें लेके गए हैं, और आने वाले इलेक्शन में देखना हम बहुमत से जीतेंगे, ये हमारा दावा है। विधानसभा चुनाव की बात आप कर रही हैं, 32 सीटें, ठीक है। आप शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दे उठाने की बात कह रहे हैं, देखते हैं जनता किसका साथ देती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।